गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। बच्चों मैं एनसीईआरटी का बताता चलता हूं। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अच्छा, अल्कली मेटल होते कहां पर है? लेफ्ट साइड पर होते हैं। अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है और वो किस साइड होते हैं? लेफ्ट साइड होते हैं। बोलो बच्चों। और अल्कली मेटल में अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, अल्कली मेटल में अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। अल्कली मेटल में अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। मतलब अगर आप अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो अल्कली मेटल पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये बहुत जल्दी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। ऊपर से आपको अच्छी तरह मालूम होगा अल्कली मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहते हैं? +1। इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करेंगे। तो अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अल्कली मेटल के केस में टॉप टू बॉटम जाते वक्त रिएक्टिविटी बढ़ती है। अल्कली मेटल में टॉप टू बॉटम जाते वक्त रिएक्टिविटी बढ़ती है। अल्कली मेटल में सीजियम सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है। सीजियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव होता है। अब बच्चों ये कहते हैं एनसीईआरटी में कहा गया है कि अगर आप लेफ्ट से मिडिल तक जाएंगे, अगर आप लेफ्ट से मिडिल तक जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती है। रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। आप लेफ्ट से मिडिल तक जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और मिडिल से अगर आप हैलोजन की तरफ जाएंगे, मिडिल से बच्चों अगर आप हैलोजन की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। मिडिल से अगर आप हैलोजन की तरफ जाएंगे, 17th ग्रुप, यू नो ऑल हैलोजन्स मींस सी सॉल्ट। हैलोजन्स की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपको इसी लाइन को अंडरलाइन करना है, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अगर आप लेफ्ट से मिडिल तक जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और मिडिल से हैलोजन की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। बच्चों हैलोजन के केस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप जाने पर, हैलोजन्स के केस में टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी कम हो जाती है। हैलोजन्स के केस में टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी कम हो जाती है। 1-to-1 एनसीईआरटी में पढ़ना है आपको। हैलोजन्स के केस में टॉप टू बॉटम जाते वक्त रिएक्टिविटी कम हो जाती है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो एनसीईआरटी क्या बताती है कि अल्कली मेटल सबसे ज्यादा लेफ्ट में होते हैं तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उधर राइट में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी? हैलोजन की। तो लेफ्ट से मिडिल तक आते वक्त रिएक्टिविटी कम हो जाती है और मिडिल से हैलोजन की तरफ जाते वक्त रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। सही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन्स के केस में टॉप टू बॉटम जाते वक्त रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अल्कली मेटल में टॉप टू बॉटम जाते वक्त रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इसी पोर्शन को आपको अंडरलाइन करना है। इसी पोर्शन को अंडरलाइन करना है। हैलोजन कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? 17th ग्रुप को बिलोंग करते हैं। हैलोजन 17th ग्रुप को बिलोंग करते हैं बच्चों। बात रखिए, इतना अंडरलाइन करना है एनसीईआरटी में। अल्कली मेटल सबसे ज्यादा लेफ्ट में होता है, उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। टॉप टू बॉटम जाते वक्त उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। फिर हैलोजन के केस में टॉप टू बॉटम जाते वक्त रिएक्टिविटी घटती है। हैलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन कौन है? फ्लोरीन। लेफ्ट से मिडिल तक जाते वक्त रिएक्टिविटी कम होती है, मिडिल से एंड तक जाते वक्त रिएक्टिविटी बढ़ती है। रब कर दूं बच्चों? अब बच्चों यहां पर एक बात सुनो, एनसीईआरटी को सामने रख के बैठो, फिर वहां से आपको चीजें क्लियर समझ में आएंगी और इसको नोट्स बनाने में भी आप यूज कर सकते हो। बच्चों एक वर्ड आता है और वो आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
बच्चों इसे जेड इफेक्टिव कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा, है ना। सिग्मा को बच्चों स्लेटर्स कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोला जाता है। स्लेटर कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोला जाता है। बच्चों इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो रिपल्शन प्रोवाइड किया जाता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो रिपल्शन प्रोवाइड किया जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम लोग स्क्रीनिंग या शील्डिंग कहते हैं। अच्छा एक तरीके से एक चीज समझो, मतलब समझो ये रहा आपका न्यूक्लियस और बच्चों ये रही आपकी वैलेंस शेल, मान लो ये रही आउटर मोस्ट शेल, है ना। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाह रहा है बच्चों? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है ये इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। भाई ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इसको खींचना चाहता है। ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये इसको क्या करेंगे? रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे। तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूक्लियस इसको क्या करना चाह रहा है? अट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो जो न्यूक्लियस की जो फोर्स इस रिपल्शन को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हो जाएगी, उसको छोड़कर जितनी बचेगी वही तो महसूस करेगा। ये न्यूक्लियस की कुछ फोर्स इस रिपल्शन को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हो जाएगी। तो जितनी नेट फोर्स, जितना नेट न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील करेगा, महसूस करेगा, उसी को बोला जाता है जेड इफेक्टिव। भाई न्यूक्लियस इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है ये इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? रिपल्शन। तो न्यूक्लियस क्या कुछ फोर्स इस रिपल्शन को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हो जाएगा, तो जितना बचेगा उतना ही तो महसूस करेगा ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसी को बोला जाता है जेड इफेक्टिव। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फार्मूला है जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा स्लेटर्स कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो रिपल्शन प्रोवाइड किया जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, उसको स्क्रीनिंग कहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे ये न्यूक्लियस है और बच्चों ये इनर शेल है और ये हमारी आउटर मोस्ट शेल है। तो ये जो इनर शेल है ये एक तरीके से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में किसका काम कर रही है? शील्ड का काम कर रही है या स्क्रीन का काम कर रही है। तो इनर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में स्क्रीन और शील्ड का काम कर रही है। तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज मोर। बच्चों अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन ज्यादा है, और अगर रिपल्शन ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम होगा। बच्चों अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, जानते हो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना चाहते हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है। तो अगर शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना और बीच वाली इनर शेल के इलेक्ट्रॉन एक तरीके से स्क्रीन और शील्ड का काम करना, किसके बीच में? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो उस न्यूक्लियस की कुछ फोर्स
इस रिपल्शन को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हो जाएगी। उसी जितनी बचेगी उतनी ये महसूस करेगा, उसी को बोला जाएगा जेड इफेक्टिव, उसी को बोला जाएगा जेड इफेक्टिव। तो बच्चों अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है, और अगर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव कम है। भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब क्या है? जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, तो स्क्रीनिंग ज्यादा है, और अगर स्क्रीनिंग ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी। बात समझो इतनी पहले। भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है नेट कितना फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो पूरा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में शील्ड का काम करते हैं, और अगर वो शील्ड का काम करेंगे तो वो किसको बचा रहे हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को किसके इफेक्ट से बचा रहे हैं? न्यूक्लियस के। और अगर उनकी शील्डिंग ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा रिपल्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन कम होगा ना। भाई न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना चाहता है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन रिपल करना चाहते हैं, तो अगर शील्डिंग ज्यादा है तो रिपल्शन ज्यादा है, तो अगर रिपल्शन ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम है, और अगर शील्डिंग कम है तो रिपल्शन कम है, और अगर रिपल्शन कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को जो रिपल्शन प्रोवाइड किया जाता है वो एक तरीके से शील्ड का काम करता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। इसी को बोला जाता है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जितना नेट चार्ज ये इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा उसी को बोला जाता है जेड इफेक्टिव, क्योंकि कुछ न्यूक्लियर चार्ज इस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हो जाता है। उससे समझ में आई मेरी बात? तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा या शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा। भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ज्यादा रिपल्शन प्रोवाइड किया जाना। तो अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा। भाई इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है। रिपल्शन ज्यादा होगा तो शील्डिंग ज्यादा होगी, शील्डिंग ज्यादा होगी तो स्क्रीनिंग ज्यादा होगी, स्क्रीनिंग ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा। समझ गए? नहीं समझ? बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है जो इनर शेल, जो फील्ड इनर शेल है बच्चों, जो फील्ड इनर शेल है वो आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में शील्ड का काम करती हैं, और वो स्क्रीन का काम करती हैं किसके बीच में? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो जितना ज्यादा शील्डिंग होगा उतना कम जेड इफेक्टिव होगा, जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी उतना कम जेड इफेक्टिव होगा, जितनी कम शील्डिंग होगी उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा। समझ गए? जेड इफेक्टिव का मतलब समझ गए? जेड इफेक्टिव का मतलब समझ गए? जेड इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या फिर क्या कह सकते हो? शील्डिंग कांस्टेंट। इसको एक नाम और दिया जाता है स्लेटर्स कांस्टेंट। तो जेड इफेक्टिव इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको निकालने का तरीका है जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, शील्डिंग कांस्टेंट। अगर स्क्रीनिंग ज्यादा होगी, शील्डिंग ज्यादा होगी तो सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी, सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी तो जेड इफेक्टिव कम होगा। अगर स्क्रीनिंग या शील्डिंग ज्यादा है तो सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है, सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव कम होगा। ठीक है, चलो बोलो बच्चों, इतना क्लियर हो गया जरा? अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया, जल्दी बता दो। जेड इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मान लीजिए ऐसी बात है जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपके 80% समझ में आया, मेरे 100% पढ़ाया मैंने आपको 80% समझ में आया, तो आपकी इफेक्टिव स्टडी कितनी हुई? 80%।
बाकी 20% बेकार चली गई। उसी तरीके से न्यूक्लियर जो फोर्स लगाता है वो टोटल फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस नहीं होती, उस टोटल फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस नहीं होती, उसमें से कुछ फोर्स उस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो रिपल्शन प्रोवाइड किया जा रहा है उसको खत्म करने में चली जाती है। तो जितनी नेट फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर पाता है उसी को जेट इफेक्टिव बोलते हैं। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है? एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टीज जो एक फिक्स इंटरवल के बाद चेंज होती हो, इंक्रीज या डिक्रीज होती हो, ऐसी प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अरे वो प्रॉपर्टीज जो एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या करती हो, या तो इंक्रीज होती हो या डिक्रीज होती है या चेंज होती हो, ऐसी प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। वो प्रॉपर्टी एलिमेंट की जो एक फिक्स इंटरवल के बाद या तो इंक्रीज होती हो या फिर डिक्रीज होती हो या फिर चेंज होती हो, ऐसी प्रॉपर्टी को पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। अच्छा, कौन कौन सी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी? सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज, जिसको हम लोग एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिफ्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिक्स्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। सेवेंथ पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी हाइड्रेशन एनर्जी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो एक फिक्स इंटरवल के बाद या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है या फिर चेंज होती है, ऐसी प्रॉपर्टी को पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर एंड हाइड्रेशन एनर्जी, they all are the periodic properties. नोट किया? तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो बच्चों इसमें जो सबसे मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो चार हैं। चार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मेन हैं। ये चार मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, ये सब तो बड़े आराम से पढ़ लोगे आप। चार मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। चार मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। वन इज एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर एंड हाइड्रेशन एनर्जी। बेटा कभी कभी क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जी या नीट में एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी? तो बड़ा आसान था, एटॉमिक रेडियस, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा था जी और नीट में कि आउट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज व्हिच वन ऑफ देम इज नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी? तो एटॉमिक रेडियस, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो एक फिक्स इंटरवल के बाद या तो इंक्रीज होती हो या डिक्रीज होती है या फिर चेंज होती है। अब बच्चों हम लोग सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं
तो सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। अच्छा, ये एटॉमिक रेडियस है क्या? न्यूक्लियस से, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है, इसी को बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। बच्चों, एटॉमिक रेडियस क्या है? न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी है, उसी को बोला जाता है रेडियस। एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, उसी को बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। बात समझ में आ गई? एटॉमिक रेडियस क्या है? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है, उसे एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं। बच्चों, एटॉमिक रेडियस हम लोग प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। हम एटॉमिक रेडियस प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मेजर? अब इसके साथ दो दिक्कतें हैं। मेजर दिक्कत यह है कि एटम एक तो बहुत छोटा है, एटम इज सो स्मॉल। बच्चों, एटम सो स्मॉल है, बहुत ज्यादा छोटा है। एटम इज सो स्मॉल। बच्चों, एटम इज सो स्मॉल। इसका साइज दे रखा है 1.2 × 10⁻⁻10 मीटर। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, बहुत ज्यादा छोटा है। एटम इज सो स्मॉल, पहली दिक्कत तो ये है। दूसरी दिक्कत क्या है बच्चों, आपको अच्छी तरह मालूम है, लास्ट वाली शेल मतलब वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एग्जैक्ट पता नहीं किया जा सकता। लास्ट वाली जो वैलेंस शेल है, उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप डिफाइन नहीं कर सकते, वो उससे आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। मेरी बात समझो आप। आपने क्या बोला? शेल के अंदर सब शेल होती है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल में अंदर इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन नहीं है। और जब वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब है द एटम जो है, एटम है, उसके अंदर एक वेल शार्प बाउंड्री डिफाइन नहीं है। भाई, दिक्कत क्या आ रही है? इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन वैलेंस शेल के अंदर डिफाइन नहीं है। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन वैलेंस शेल के अंदर डिफाइन नहीं है। आपको मालूम है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो बताई नहीं जा सकती, जिसकी वजह से एटम का साइज डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। उसकी कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है। भाई, आप ये सोचो, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव भी है। सर डी ब्रोगली ने कहा था, इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है। और जब वो वेव है तो वो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो फिर कैसे मानोगे? फिर रेडियस इसको मानोगे कि इसको मानोगे कि इसको मानोगे कि इसको मानोगे? बताओ। इलेक्ट्रॉन की वैलेंस शेल के अंदर एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन नहीं है। बच्चों, लिखा आप लोगों ने? बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो सराउंड करता है एटम को, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। क्या मतलब है इसका? एनसीईआरटी लिखती है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एटम को सराउंड करता है उसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। इसका मतलब है हम वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन ही नहीं कर सकते। जब हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन वैलेंस शेल के अंदर डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो हम एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल पाएंगे भाई। क्योंकि एटॉमिक रेडियस है क्या?
एटॉमिक रेडियस है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, और आउटर मोस्ट शेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम does not have sharp boundary। क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वैलेंस शेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते। वैलेंस शेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते तो फिर आप ये डेफिनेशन कैसे सही हो सकती है? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही डिफाइन नहीं है, तो फिर दिक्कत आएगी ना एटॉमिक रेडियस निकालने में। अच्छा, तीसरी क्या दिक्कत है? एटम को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है। अब ये बताओ, कॉमन सी बात है, एटम को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस निकालनी है तो अकेला एटम चाहिए, और हमारे इनर्ट गैसेस के एटम्स को छोड़कर बाकी सारे एटम कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। अब कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं तो उसमें से एटम को अलग करना बड़ा मुश्किल है, उसमें से एटम को अलग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको अलग करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप एनर्जी दोगे एटम को एनर्जी मिलेगी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी एनर्जी मिलेगी, वो और ज्यादा तेजी से वाइब्रेशन करेगा, तो अब तो उसकी पोजीशन एग्जैक्टली डिफाइन हो ही नहीं सकती। तो क्या दिक्कत है? एटम की रेडियस हम क्यों नहीं निकाल सकते प्रिसाइजली? क्योंकि एक तो एटम बहुत छोटा है, दूसरा एटम की वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन नहीं किया जा सकता, तीसरा इसी चीज को एनसीईआरटी कैसे बोलती है? द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। तीसरा, एटम को आइसोलेट करना बड़ा डिफिकल्ट है, एटम को अलग करना बड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? एटम को अलग करना पड़ेगा तो उसको बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी तो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो और ज्यादा तेज वाइब्रेशन करेगा। इसीलिए हम एटम की रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर सकते प्रिसाइजली। इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ गए मेरी बात? हम एटॉमिक रेडियस, तो फिर क्या जुगाड़ है एटॉमिक रेडियस को पता लगाने की? इसीलिए एटॉमिक रेडियस को या एटम की रेडियस को पता करने के लिए हम उसे कंबाइंड स्टेट में लेते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब है बॉन्डेड स्टेट में लेते हैं, कंबाइंड स्टेट में लेते हैं, कंबाइंड स्टेट मतलब बॉन्डेड स्टेट में लेते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब है बॉन्डेड स्टेट में लेते हैं। अब एटॉमिक रेडियस तीन तरीके की होती है। एक रेडियस को बोला जाता है कोवेलेंट रेडियस, एक रेडियस को बोला जाता है मेटालिक रेडियस, और एक रेडियस को बोला जाता है वैन डर वाल रेडियस। तीन तरीके की रेडियस है। एटॉमिक रेडियस को हम लोग कंबाइंड स्टेट में या बॉन्डेड स्टेट में कैलकुलेट करते हैं, और वो तीन तरीके की होती है। को कोवेलेंट रेडियस कहते हैं, को मेटालिक कहते हैं, को वैन डर वाल कहते हैं। एनसीईआरटी लिखती है बेटा कि हम एटम की रेडियस प्रिसाइजली और एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो एटम छोटा है, दूसरा एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री, मतलब वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है। तीसरा, बच्चों ये वैसी बात है, आपकी एक क्लास के अंदर हम पोजीशन डिफाइन नहीं कर पाते तो इलेक्ट्रॉन तो कितना छोटा है, तो उसकी पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे? एक क्लास के अंदर आप किस सीट पे बैठते हैं ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो हम ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां होगा? और तीसरा, एटम को आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल है, एटम को आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम एटम की रेडियस को कंबाइंड स्टेट में निकालते हैं। और वो तीन तरीके की रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस होती है, वैन डर वाल रेडियस होती है, मेटालिक रेडियस होती है। क्लियर? अब जरा बात बताओ, कोवेलेंट रेडियस जो है वो नॉन मेटल के केस में निकाली जाती है, मेटालिक रेडियस मेटल के केस में निकाली जाती है,
और वैन डर वाल रेडियस इनर्ट गैसेस के टर्म्स में निकाली जाती है, इनर्ट गैसेस में निकाली जाती है। कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल में निकाली जाती है, मेटालिक रेडियस मेटल में निकाली जाती है, वैन डर वाल रेडियस इनर्ट गैसेस में निकाली जाती है। नोट कर लो। सुन लिया ध्यान से। अब बच्चों क्या कहा जाता है कि कोवेलेंट रेडियस क्या है, मेटालिक रेडियस क्या है। अब जरा बताओ सुनो, कोवेलेंट रेडियस क्या है। जब दो एटम सिमिलर एटम, बच्चों सिमिलर एटम, जब दो सिमिलर एटम्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हों, ये दो सिमिलर एटम्स है एक दूसरे के साथ कैसी बॉन्डिंग कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं, और इनके इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट होंगे इस रीजन में, जहां जिस रीजन में ये ओवरलैप हो रहे हैं वहां इनके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। बच्चों ये क्या है, टू सिमिलर एटम्स कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं बच्चों, डेफिनेशन होंगे ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। टू सिमिलर एटम्स कैसा बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, यहां से एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है आई एन डी। आई एन डी का मतलब क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसी चीज को बॉन्ड लेंथ भी बोला जाता है। बच्चों मैंने क्या बोला, हम जो कोवेलेंट रेडियस पढ़ रहे हैं वो दो सिमिलर एटम्स हैं, दोनों एटम मान लो ए, दोनों के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। सुन लिया। और उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ हमारी कोवेलेंट रेडियस है, उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ हमारी कोवेलेंट रेडियस है। तो बताओ कोवेलेंट रेडियस कितनी होगी, ए की, तो वो होगी DAA/2। कोवेलेंट रेडियस कितनी होगी, ए की, DAA/2। मतलब अगर मान लो दो एटम्स हैं जिनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और अगर मुझे उनकी कोवेलेंट रेडियस निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर दूंगा। ये डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसका आधा ये जो है ये कोवेलेंट रेडियस। तो ये क्या कह सकते हैं, इट इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स जॉइंड टुगेदर बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। It is half of the internuclear distance between two similar atoms joined together by a single covalent bond। बहुत आसान भाई, दो सिमिलर एटम्स ले लिया आपने, ये एक सिमिलर एटम ले लिया, एक ये सिमिलर एटम ले लिया ना, बिल्कुल। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का। इस डिस्टेंस को हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, IND कहते हैं, या आप इसे लिख सकते हो DAA कहते हैं, या आप इसे बॉन्ड लेंथ कह सकते हो। तो एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, और इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर मैं हाफ कर दूं तो ये वाली जो रेडियस है ये कोवेलेंट रेडियस। बट शर्त ये है कि ये दोनों एटम्स कैसे होने चाहिए, ये दोनों एटम्स सिमिलर होने चाहिए, सिमिलर एटम्स होने चाहिए, सिमिलर एटम्स होने चाहिए। और कैसा बॉन्ड होना चाहिए इनके बीच में, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। अब एनसीईआरटी इसका एग्जांपल क्या देती है, एनसीईआरटी कहती है Cl के बीच की दूरी दे रखी है, Cl के बीच में दूरी दे रखी है 198 पिकोमीटर। एनसीईआरटी कहती है Cl2 का मॉलिक्यूल है, Cl और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, कितनी दूरी दे रखी है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दे रखा है 198। पूछ रहा है कोवेलेंट रेडियस बताओ क्लोरीन की कितनी होगी, बड़ा आसान है, 198 डिवाइडेड बाय 299 पिकोमीटर। एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना बच्चों। तो कोवेलेंट रेडियस मिल गई 99 पिकोमीटर। दो सिमिलर एटम्स जॉइन टुगेदर बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सही है, उनमें उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा, कोवेलेंट रेडियस। क्लियर, नोट करो, एनसीईआरटी में दे रखा है। बॉन्ड डिस्टेंस का मतलब बॉन्ड लेंथ है बच्चों, यहां एनसीईआरटी में दे रखा है बॉन्ड डिस्टेंस। बॉन्ड डिस्टेंस का मतलब बॉन्ड लेंथ है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है बॉन्ड डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड डिस्टेंस बोला जाता है।
शर्त सुन ली, दो सिमिलर एटम्स होने चाहिए और कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। बच्चों जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम्स के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, दोनों एटम्स आपस में ओवरलैप करते हैं। अब सुनो, जितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी रेडियस होगी, जितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा उतनी रेडियस कम होगी। अगर एटम्स ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा तो रेडियस कम होगी। सुन लिया? बोलो। तो कोवेलेंट रेडियस की कहानी समझ में आई? दो सिमिलर एटम्स ज्वाइन टुगेदर बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और उस डिस्टेंस का हाफ हमें क्या बताता है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बताता है, कोवेलेंट रेडियस बताता है। अरे भैया, दो सिमिलर एटम ज्वाइन टुगेदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कोवेलेंट रेडियस बताता है। एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है, अंडरलाइन। ठीक है। अब बच्चों बात आती है मेटालिक रेडियस की। बच्चों मेटालिक रेडियस की, तो मेटल के एटम्स कहां, मेटल के एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो कहां होता है? मेटल लैटिस में। मेटल के एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कहां होता है? मेटल लैटिस में। अरे भाई, मेटल के एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कहां होता है? मेटल लैटिस में। मेटल के जो एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कहां होता है? मेटल के लैटिस में। ये मेटल का लैटिस है। मेटल्स के एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कहां होता है? मेटल के लैटिस में होता है। मेटल के लैटिस में होता है। मान लो अगर मैं कॉपर का मेटल लूं, अगर मैं कॉपर का मेटल लूं तो ये सारे मेटल, ये सारे एटम किसके होंगे? ये सारे कॉपर एटम होंगे। और मेटालिक रेडियस में मेटल के एटम एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? टच कर रहे होते हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे होते। मेटल के एटम एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? टच कर रहे होते हैं। बच्चों इसको मेटल का लैटिस बोल सकते हैं ना। मेटल के एटम्स का अरेंजमेंट कहां होता है? मेटल के लैटिस में, मेटल के क्रिस्टल लैटिस में। मेटल के क्रिस्टल लैटिस में होता है मेटल के एटम्स का अरेंजमेंट। मेटल के एटम्स का अरेंजमेंट मेटल के क्रिस्टल लैटिस में होता है। मेटल के एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, मेटल के एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा बच्चों? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा। बोलो समझ में आएगी? और इसका हाफ, इसका हाफ ये मेटालिक रेडियस कहलाएगा। तो इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल एटम। बच्चों मेटल एटम एक दूसरे के क्लोज वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं पता चले यहां ये एक मेटल एटम ये ले लिया, एक ये ले लिया। नियर वाले मेटल एटम, नियर मेटल एटम होना चाहिए, ये और ये नहीं ले सकते आप। तो मेटालिक रेडियस क्या है? एक मेटल एटम के सेंटर से दूसरे मेटल एटम तक के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। बट ये डिस्टेंस कहां लोगे? हम मेटल के क्रिस्टल लैटिस में। भाई मेटल के एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? मेटल के लैटिस में। तो इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल एटम्स प्रेजेंट इन अ मेटल लैटिस। बोलो। अब मेटालिक रेडियस क्या है? देखो एनसीईआरटी बताती है 256 पिकोमीटर दे रखा था कॉपर के केस में। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस कॉपर मेटल के एटम में 256 पिकोमीटर दे रखा था। तो बताओ मेटालिक रेडियस कितनी होगी कॉपर की? मेटालिक रेडियस होगी कॉपर की, मेटालिक रेडियस ऑफ कॉपर इज 128 पिकोमीटर। मेटल के क्रिस्टल लैटिस के अंदर मेटल के एटम्स का अरेंजमेंट होता है। वहां एक नियर वाले मेटल एटम में एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसका हाफ मेटालिक रेडियस है। अंतर बताओ। कोवेलेंट के केस में दोनों एटम्स आपस में ओवरलैप करते थे और मेटालिक रेडियस में दोनों एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं। अंतर समझो। कौन सी रेडियस ज्यादा होगी? मेटालिक की कोवेलेंट। कौन सी रेडियस ज्यादा होगी कि मेटालिक की कोवेलेंट? तो कोवेलेंट रेडियस मेटालिक रेडियस से कम होती है। कोवेलेंट रेडियस मेटालिक रेडियस से कम होती है। कोवेलेंट रेडियस किस में निकाली जाती है? नॉन मेटल में। मेटालिक रेडियस किस में निकाली जाती है? मेटल में। मेटल के एटम्स का अरेंजमेंट कहां होता है? मेटल लैटिस में। एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ कर दोगे तो मेटालिक रेडियस।
भाई ये बताओ, अगर ये कॉपर का मेटल है तो ये सारे एटम्स किसके होंगे? मेटल के, कॉपर के लैटिस के अंदर ये सारे एटम्स किसके होंगे? कॉपर के। और उनके जो दो नियर वाले मेटल एटम है, वहां एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ मेटेलिक रेडियस। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दे रखा था 256 पिकोमीटर, तो बताओ कोवेलेंट मेटेलिक रेडियस कितनी होगी? 128 पिकोमीटर। एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो बच्चों। ये दोनों एडजेसेंट मेटल एटम होने चाहिए, दोनों एडजेसेंट बच्चों, दोनों एडजेसेंट मेटल एटम होने चाहिए बच्चों, दोनों एडजेसेंट मेटल एटम होने चाहिए। पता चले एक आप यहां का ले लो, एक डीडी नगर का मेटल एटम ले लो, और एक आप बाड़े का मेटल एटम ले लो, ऐसा नहीं हो सकता सर। एडजेसेंट मेटल एटम होने चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी में ये डाटा दे रखा है, आप चेक कर लीजिएगा। अब थर्ड रेडियस है वैन डर वाल रेडियस बच्चों, थर्ड रेडियस है वैन डर वाल रेडियस, थर्ड रेडियस वैन डर वाल रेडियस है। वैन डर वाल रेडियस इनर्ट गैसेस के एटम्स में होती है। जैसे ये रहा एक इनर्ट गैस का एटम, ये रहा एक इनर्ट गैस का एटम, और इनके बीच में जो फोर्स है बच्चों, वो आपको मालूम है, वीक वैन डर वाल फोर्स है। इनर्ट गैस के एटम कोई बॉन्ड तो बनाते नहीं, वीक वैन डर वाल फोर्स होती है। और वीक वैन डर वाल फोर्स में भी कौन सा टाइप होता है? डिस्पर्जन फोर्स होती है या फिर लंडन फोर्स होती है। डिस्पर्जन फोर्स होती है या फिर लंडन फोर्स होती है। तो इनर्ट गैसेस के एटम में इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। बोलो। और इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा? वैन डर वाल रेडियस कहलाएगा। वैन डर वाल कहलाएगा। सिर्फ ये अंतर ये है कि ये किसके एटम्स है बताओ? ये इनर्ट गैसेस के एटम्स हैं, ये इनर्ट गैसेस के एटम्स हैं। अरे इनर्ट गैसेस के एटम्स आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाते, बट उनके बीच में फोर्स नहीं होती, उनके बीच में फोर्स होती है। वो फोर्स बहुत काफी वीक फोर्स होती है, वीक वैन डर वाल फोर्स होती है, डिस्पर्जन फोर्स होती है, लंडन फोर्स होती है। और एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका आधा वैन डर वाल रेडियस है। तो इनर्ट गैसेस के एटम्स में वैन डर वाल रेडियस मिलती है। तो सबसे ज्यादा रेडियस कौन सी होगी? वैन डर वाल रेडियस होगी। फिर कौन सी रेडियस होगी? मेटेलिक रेडियस होगी। फिर कौन सी रेडियस होगी? कोवेलेंट रेडियस होगी। तो सबसे ज्यादा वैन डर वाल रेडियस होती है, फिर मेटेलिक रेडियस होती है, फिर कोवेलेंट रेडियस। अच्छा कॉमन सेंस देखो, सबसे ज्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किसमें होता है? वैन डर वाल रेडियस के अंदर। फिर किसके अंदर होता है? मेटेलिक के अंदर। और सबसे कम कहां होता है? कोवेलेंट रेडियस के अंदर। तो जितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा रेडियस, जितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा रेडियस उतनी ज्यादा होगी, जितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा रेडियस उतनी कम होगी। बच्चों वैन डर वाल रेडियस एक केस में और निकाली जाती है। ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एटम आपस में कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? कोवेलेंट। तो इन दोनों एटम्स के बीच में, जो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के ये दोनों एटम्स के बीच में कौन सी फोर्सेस है? इन दोनों एटम्स के बीच में फोर्सेस है वैन डर वाल। अरे भैया इन दोनों एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। ये रहा एक मॉलिक्यूल, ये रहा एक मॉलिक्यूल, और इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्स है? वैन डर वाल। और इन दोनों के ये एटम्स जो एक दूसरे के नियर हैं, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहलाएगा IND, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या हाफ कर देंगे तो ये रेडियस भी क्या कहलाने लगेगी? वैन डर वाल। ये रेडियस भी कहलाने लगेगी वैन डर वाल। नोट कर लो, ये रेडियस भी कहलाने लगेगी वैन डर वाल।
ये रेडियस भी वैन डेर वाल कहलाने लगेगी। तो इनर्ट गैसेस के एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होती है वैन डेर वाल, अरे भाई इस एटम और इस एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, इस एटम और इस एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, बट इन दोनों एटम्स के बीच में वैन डेर वाल फोर्सेस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ वैन डेर वाल रेडियस। समझ लिया? वैन डेर वाल रेडियस। नोट कर लिया? अच्छा ये बताओ, अगर मैं दो डिफरेंट एटम्स ले लूं, टू डिफरेंट एटम्स, तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बच्चों नॉट इन एनसीईआरटी, दो डिफरेंट एटम्स ले लूं, एनसीईआरटी में नहीं है। कौन सा फॉर्मूला लगता है? दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी। स्टीवनसन शू मेकर फॉर्मूला, स्टीवनसन शू मेकर फॉर्मूला। स्टीवनसन शू मेकर फॉर्मूला। मान लो एक एटम ए है और एक एटम बी है, ये ए एटम है और ये बी एटम है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? डी ए बी। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डी ए बी कैसे निकालोगे? फॉर्मूला होता है आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ये फॉर्मूला है एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में, ये फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में। दूसरा फॉर्मूला क्या है? आर ए प्लस आर बी माइनस 9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ये फॉर्मूला पिकोमीटर में है। किससे निकलेगा? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा आर ए कैसे निकालोगे? डी ए बाय 2। आर बी कैसे निकालोगे? डी बी बी बाय 2 माइनस 9 डेल्टा ई एन। ये फॉर्मूला है डी ए बी निकालने का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसमें से जिसकी कम होगी उसको माइनस कर देंगे। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो बच्चों हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के टाइप पढ़ लिए। अगले टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या फर्क पड़ता है एटॉमिक रेडियस पे, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या फर्क पड़ता है कल के टर्न पर, और आयनिक रेडियस का भी हम पढ़ेंगे केस। ओके बच्चों, थैंक यू।